नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स हिंदी इंग्लिश। आज तारीख है 30 जनवरी 2026 और आज का दिन बड़ा दिलचस्प है। एक ही दिन में कई अलग अलग तस्वीरें दिख रही हैं। एक तरफ हम इतिहास के एक बेहद गंभीर पन्ने को याद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विज्ञान भविष्य की चुनौतियों से लड़ने के नए रास्ते खोज रहा है। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप देखिए खेल के मैदान में नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं और समाज से जुड़े कुछ बहुत जरूरी सवालों पर दुनिया भर में बहस छिड़ी हुई है। सही बात है। तो आज के हमारे स्रोतों में ये सारी कहानियां हैं। आज हम इन सब को जोड़कर देखने की कोशिश करेंगे कि 2026 का भारत और दुनिया एक ही दिन में कैसे जी रहे हैं। तो चलिए इसी नजरिए से इसे समझना शुरू करते हैं। 30 जनवरी को भारत में दो बहुत अलग तरह के दिन मनाए जाते हैं। जी। एक है शहीद दिवस और दूसरा है विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस। एक मतलब देश की आत्मा से जुड़ा है, तो दूसरा दुनिया के स्वास्थ्य से। और दोनों ही अगर आप देखें तो इंसानियत की बात करते हैं। शहीद दिवस हम सब जानते हैं, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या कर दी गई थी। ये दिन सिर्फ एक छुट्टी या रस्म नहीं है, नहीं, बल्कि यह उन विचारों और बलिदानों को याद करने का दिन है जिन पर आधुनिक भारत की नींव रखी गई। और जाहिर है यूपीएससी या एसएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए ये तारीख बहुत बहुत अहम है। बहुत ज्यादा। इतिहास के पेपर में इससे जुड़े सवाल अक्सर आते हैं, लेकिन इसका महत्व सिर्फ परीक्षा तक ही सीमित नहीं है। ये हमें हमारे इतिहास से जोड़ता है। सही बात है। अब आते हैं दूसरे दिवस पर, जो शायद उतना चर्चित नहीं है। वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस डे। ये एक ग्लोबल हेल्थ अवेयरनेस का दिन है। इसका मकसद उन बीमारियों की तरफ दुनिया का ध्यान खींचना है जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है। बिल्कुल है। आसान भाषा में इसका मतलब क्या है और कौन सी बीमारियां इसमें आती हैं? देखिए, इसमें कुष्ठ रोग है, मतलब लेप्रेसी, फाइलेरिया या एलिफेंटाइसिस, और कालाजार जैसी बीमारियां आती हैं। अच्छा। इन्हें उपेक्षित इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अक्सर दुनिया के सबसे गरीब और हाशिए पर मौजूद समुदायों को अपना शिकार बनाती हैं। ओहो। बड़ी दवा कंपनियां और अमीर देश इन पर रिसर्च और इलाज में ज्यादा निवेश नहीं करते, क्योंकि इसमें उन्हें बड़ा मुनाफा नहीं दिखता। बिल्कुल। तो इन बीमारियों का असर दुनिया के सबसे गरीब तबकों पर बाकियों के मुकाबले कहीं ज्यादा पड़ता है। बिल्कुल, और ये दिन इसी असमानता पर सवाल उठाता है। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के लक्ष्यों का हिस्सा है। हाँ, जो कहते हैं कि अच्छी स्वास्थ्य सेवा हर इंसान का हक है। सही कहा, चाहे वो अमीर हो या गरीब। तो एक तरफ गांधी जी का बलिदान जो समानता की बात करता था, और दूसरी तरफ स्वास्थ्य में समानता की ये वैश्विक लड़ाई। क्या बात है। और जहां एक तरफ वैश्विक मंच पर भारत स्वास्थ्य की इस लड़ाई में खड़ा है, वहीं दूसरी तरफ खेल के वैश्विक मंच पर हमारी महिला खिलाड़ी इतिहास रच रही हैं। हाँ, ये खबर वाकई में शानदार है और महिला क्रिकेट के लिए एक आप कह सकते हैं मील का पत्थर है। वुमेन्स प्रीमियर लीग यानी WPL के इतिहास का पहला शतक लग चुका है। ये तो बहुत बड़ी बात है। यह कारनामा किया है मुंबई इंडियंस की खिलाड़ी नैट साइवर ब्रंट ने। जी। WPL में सेंचुरी जड़ने वाली पहली खिलाड़ी बनकर उन्होंने अपना नाम हमेशा के लिए रिकॉर्ड बुक्स में दर्ज करा लिया है। यहाँ जो दिलचस्प बात है वो सिर्फ ये नहीं है कि एक शतक लगा, बल्कि यह इस बात का सबूत है कि महिला क्रिकेट अब किस स्तर पर, किस लेवल पर पहुंच गया है। हाँ, किस लेवल पर पहुंच चुका है। WPL जैसी लीग्स महिला खिलाड़ियों को वो मंच, वो पैसा और पहचान दे रही हैं जो कुछ साल पहले तक सोचा भी नहीं जा सकता था। सही। यह सिर्फ एक क्रिकेट शॉट नहीं है, यह एक तरह से शीशे की उस दीवार को तोड़ने जैसा है जो महिला एथलीट्स को अक्सर रोकती थी। सही कहा। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या इस तरह के व्यक्तिगत उपलब्धियों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने से कभी-कभी टीम गेम का फोकस कम हो सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, किसी भी खेल को जब लोकप्रिय बनाना होता है तो उसे चेहरों की, हीरोज की जरूरत होती है। जी। सचिन का स्ट्रेट ड्राइव हो या धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट, इन पलों ने करोड़ों बच्चों को क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित किया। बिल्कुल। अभी महिला क्रिकेट उसी दौर से गुजर रहा है। नैट साइबर ब्रंट का ये शतक हजारों लड़कियों को ये यकीन दिलाएगा कि वो भी उस मुकाम तक पहुंच सकती हैं। सही बात है। तो अभी के लिए ये व्यक्तिगत उपलब्धियां पूरे खेल के लिए बहुत जरूरी हैं। मतलब ये एक चिंगारी है जो पूरे जंगल में आग लगा सकती है। बहुत खूब। बिल्कुल। चलिए अब देश के अलग अलग राज्यों से आ रही हैं कुछ अनोखी और दिलचस्प खबरों को देखते हैं। शुरुआत केरल से करते हैं, जहां एक बहुत ही जी,
कैरल ने बैसिलस सबटिलिस नाम के एक बैक्टीरिया को अपना राज्य सूक्ष्मजीव यानी स्टेट माइक्रोब घोषित किया है। स्टेट माइक्रोब? राज्य पशु, राज्य पक्षी, राज्य फूल, ये सब तो सुना था, लेकिन राज्य बैक्टीरिया? हाँ, ये नया है। मैं श्रोताओं की तरफ से सोच रही हूँ, इसका आम आदमी की जिंदगी से क्या लेना देना? क्या इसका कोई सीधा फायदा हमें मिलेगा? ये एक दिलचस्प कदम है और इसका असर सीधा नहीं बल्कि दूरगामी है। अच्छा। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में एक साइंटिफिक कल्चर और बायोटेक के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना है। बैसिलस सबटिलिस एक दोस्त बैक्टीरिया है। ये मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, पौधों को बीमारियों से बचाता है और हमारे पेट के लिए प्रोबायोटिक का भी काम करता है। तो क्या सिर्फ इसे एक प्रतीक घोषित कर देने से जमीनी स्तर पर छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि सच में बढ़ जाएगी, या इसके साथ कोई एक्शन प्लान भी है? यही इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। हमारे स्रोतों के अनुसार सरकार इसे सिर्फ एक घोषणा तक सीमित नहीं रखना चाहती। अच्छा। इसके जरिए स्कूलों और कॉलेजों में नए प्रोजेक्ट्स, कॉम्पिटिशन्स और वर्कशॉप्स आयोजित करने की योजना है। ओके। मकसद ये है कि बच्चे किताबों में रटने की बजाय अपने आसपास के विज्ञान को समझें और उसमें करियर बनाने के बारे में सोचें। ये एक तरह का सिंबॉलिक लेकिन शक्तिशाली कदम है। समझ गए, यानी यह भविष्य के लिए एक निवेश है। अब चलते हैं केरल से गुजरात, जहां लड़कियों की शिक्षा के लिए एक बड़ी योजना शुरू की गई है, नमो लक्ष्मी योजना। जी, इस योजना के तहत गुजरात सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक की लड़कियों की पढ़ाई के लिए 1250 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद का ऐलान किया है। ये तो एक अच्छी स्कॉलरशिप स्कीम लग रही है। ये सिर्फ एक स्कॉलरशिप नहीं है। इसे अगर आप गहराई से देखें तो ये असल में उस सामाजिक दबाव को कम करने की कोशिश है जहां एक उम्र के बाद अक्सर लड़कियों की पढ़ाई छुड़वाकर उन्हें या तो घरेलू कामों में लगा दिया जाता है या उनकी जल्दी शादी कर दी जाती है। सही बात है। यह वित्तीय सहायता उन परिवारों को एक मजबूत इंसेंटिव देती है कि वे अपनी बेटी को स्कूल भेजना जारी रखें, क्योंकि अब पढ़ाई का खर्च बोझ नहीं बल्कि एक तरह का निवेश लगेगा। तो ये ड्रॉप आउट रेट कम करने का एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका है। बिल्कुल। तो ये पैसों से ज्यादा सामाजिक सोच बदलने की एक पहल है। अब पूर्वोत्तर भारत की ओर चलते हैं। असम से रक्षा क्षेत्र से जुड़ी एक अहम खबर है। हाँ, असम के मिसामारी में भारतीय सेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने मिलकर एक हेलीकॉप्टर मेंटेनेंस हब की नींव रखी है। पूर्वोत्तर में एक हेलीकॉप्टर मेंटेनेंस हब, इसका रणनीतिक महत्व क्या है? इसका महत्व बहुत ज्यादा है। पूर्वोत्तर का इलाका आप जानते हैं चीन सीमा के पास होने की वजह से स्ट्रेटेजिकली बहुत संवेदनशील है। जी। अभी तक अगर किसी हेलीकॉप्टर में बड़ी खराबी आ जाती थी तो उसे मेंटेनेंस के लिए देश के दूसरे हिस्सों में भेजना पड़ता था और उसमें काफी समय और पैसा लगता होगा। बिल्कुल। और उस दौरान वो हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए उपलब्ध नहीं रहता होगा। सही। बिल्कुल। अब ये MRO हब यानी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल वहीं पर होने से हेलीकॉप्टरों की ऑपरेशनल तैयारी और उपलब्धता बहुत बढ़ जाएगी। अच्छा। यानी किसी भी आपात स्थिति में हमारी वायुसेना और सेना ज्यादा तेजी और प्रभावी ढंग से काम कर पाएगी। ये हमारी रक्षा तैयारियों को मजबूत करने वाला एक बड़ा कदम है। चलिए अब कुछ और राज्यों की खबरों को देखते हैं जो भले ही छोटी लगें लेकिन भारत की विरासत और विविधता की एक खूबसूरत तस्वीर पेश करती हैं। बिल्कुल, इसे हम भारत की छिपी हुई विरासत, इतिहास और प्रकृति कह सकते हैं। पहली खबर त्रिपुरा से है, जहां माता बारी पर्यटन सर्किट के विकास के लिए 450 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये दिखाता है कि कैसे हम अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद कर्नाटक से एक बहुत ही रोमांचक पुरातात्विक खोज हुई है। जी। गदग और लखुंडी के पास करीब 4000 साल पुराने नवपाषाण काल यानी न्यूलिथिक पीरियड के अवशेष मिले हैं। 4000 साल! सोचिए, ये अवशेष हमें उस समय के लोगों के रहन सहन, उनके समाज और उनकी कला के बारे में कितनी गहरी जानकारी दे सकते हैं। ये तो इतिहास की किताबों में एक नया अध्याय जोड़ने जैसा है। बिल्कुल। और इतिहास के साथ साथ प्रकृति भी अपने रहस्य खोल रही है। उत्तराखंड के ओक के जंगलों में एक दुर्लभ मशरूम की प्रजाति मिली है। अच्छा। और अरुणाचल प्रदेश में फूलों की एक पूरी तरह से नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम है स्ट्रोबिलांथस। वाव! ये दोनों खोजें हमें याद दिलाती हैं कि भारत की जैव विविधता एक खजाना है। हिमालय का क्षेत्र तो जैसे एक लिविंग लेबोरेटरी है। सही। जहां आज भी ऐसी अनगिनत प्रजातियां मौजूद हैं जिनके बारे में विज्ञान को कुछ नहीं पता। इनका संरक्षण बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब विज्ञान और तकनीक की दो और बड़ी खबरों पर आते हैं जो सीधे तौर पर सुरक्षा से जुड़ी है।
पहली खबर आईआईटी गुवाहाटी से है। रिसर्चर्स ने पूर्वी हिमालय में ग्लेशियर से जुड़े खतरों को ट्रैक करने के लिए एक नई तकनीक विकसित की है। ये क्लाइमेट चेंज के दौर में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ पर ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। ग्लेशियर से जुड़े खतरे, मतलब जीएलओएफ की बात हो रही है। हाँ, जीएलओएफ यानी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। इसे ऐसे समझिए कि जब ग्लेशियर पिघलता है तो उसके आगे पानी की एक बड़ी झील बन जाती है। कभी-कभी इस झील का किनारा, जो मिट्टी और बर्फ का बना होता है, अचानक टूट जाता है और फिर झील का सारा पानी एक साथ भयानक बाढ़ की शक्ल में नीचे के गांव और कस्बों में तबाही मचाता है। बिल्कुल, उत्तराखंड की त्रासदी में हमने ऐसा देखा है। तो ये नई तकनीक क्या करती है? इस तकनीक का इस्तेमाल करके टीम ने 492 ऐसी संभावित ग्लेशियर झीलों की पहचान की है जिनसे भविष्य में जीएलओएफ का खतरा हो सकता है। अरे वाह! यह तकनीक एक तरह से अर्ली वार्निंग सिस्टम का काम कर सकती है, जिससे समय रहते लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सकता है और हजारों जानें बचाई जा सकती हैं। ये तो हिमालय में रहने वाले लाखों लोगों के लिए जीवन रक्षक तकनीक साबित हो सकती है। यकीनन। अब एक और खबर सुरक्षा के मोर्चे से, जो डीआरआई यानी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के एक बड़े ऑपरेशन से जुड़ी है। जी, ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट। इसके तहत डीआरआई ने सह्याद्री के इलाके यानी सतारा और कराड़ में मेफेड्रोन बनाने वाली एक बड़ी ड्रग लैब का भंडाफोड़ किया है। मेफेड्रोन, ये वही खतरनाक सिंथेटिक ड्रग है जिसे म्याओ म्याओ भी कहते हैं। हाँ भाई, यह युवाओं के बीच बहुत तेजी से फैल रही थी। यह ऑपरेशन सिर्फ एक ड्रग्स की खेप पकड़ना नहीं है, बल्कि यह उस पूरे नेटवर्क की कमर तोड़ने जैसा है जो इसे बना और बेच रहा था। सही। यह दिखाता है कि हमारी एजेंसियां इस नए तरह के नशे के खतरे को लेकर कितनी सतर्क और तैयार हैं। वाकई एक बड़ी कामयाबी। अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। फ्रांस से एक ऐसा कानून आया है जिस पर पूरी दुनिया में, खासकर माँ बाप के बीच, बहुत चर्चा हो रही है। फ्रांस ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर सख्त नियम लागू करने की पहल की है। अच्छा। ये बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर टेक्नोलॉजी के असर को लेकर बढ़ती वैश्विक चिंता का सीधा नतीजा है। ये सोचने वाली बात है। हमारे जमाने में माँ बाप कहते थे बाहर जाकर खेलो। सही। आज के माँ बाप को कहना पड़ रहा है फोन रखकर बाहर जाओ। तो इस कानून में है क्या? इसके तहत सोशल मीडिया कंपनियों को ये सुनिश्चित करना होगा कि 15 साल से कम उम्र के बच्चे बिना माता पिता की इजाजत के अकाउंट ना बना पाएं। इसका मकसद बच्चों को ऑनलाइन बुलिंग, गलत कंटेंट और सोशल मीडिया की लत से बचाना है। ये तो बहुत जरूरी है। और ये इस बात को और तेज करेगा कि बच्चों की डिजिटल जिंदगी को रेगुलेट करने में सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए। यह बहुत जरूरी बहस है। इसके अलावा दो और संक्षिप्त अंतर्राष्ट्रीय अपडेट्स हैं। एक तो यूनेस्को ने वियतनाम को किसी प्रोजेक्ट में सहायता दी है, और दूसरी खबर चीन से है, जो ऊर्जा के भविष्य से जुड़ी है। चीन ने एक विशाल कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट शुरू किया है। कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज, ये कैसे काम करता है? ये एक बहुत ही सरल और शानदार आइडिया है। देखिए, जब बिजली सस्ती होती है या सोलर और विंड पावर से जरूरत से ज्यादा बिजली बन रही होती है जी, तो उस फालतू बिजली का इस्तेमाल करके हवा को बहुत ज्यादा प्रेशर पर एक बड़ी सी जमीन के नीचे बनी गुफा में कंप्रेस करके भर दिया जाता है। मतलब हवा को एक विशाल टैंक में स्टोर कर लिया जाता है। बिल्कुल। और बाद में जब बिजली की डिमांड बढ़ती है, जैसे शाम के समय, तो उसी कंप्रेस्ड हवा को छोड़ा जाता है। अच्छा। ये हवा तेजी से बाहर निकलते हुए एक टरबाइन को घुमाती है और बिजली पैदा करती है। तो ये लिथियम आयन बैटरी से बेहतर विकल्प है। बड़े पैमाने पर ऊर्जा स्टोर करने के लिए ये एक कहीं ज्यादा सस्ता और टिकाऊ विकल्प हो सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए तो ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो ये थे आज के विस्तृत समाचार। हमने देखा कि कैसे एक ही दिन में इतिहास, भविष्य, खेल, विज्ञान और समाज की कितनी परतें एक साथ खुल रही हैं। हर खबर दूसरी से किसी न किसी तरह से जुड़ी हुई है। और यही आज के विश्लेषण का सार है। जैसे आईआईटी गुवाहाटी की तकनीक हिमालय में जीवन बचा सकती है, वहीं डीआरआई का ऑपरेशन समाज को नशे से बचा रहा है। हर क्षेत्र में एक लड़ाई चल रही है, एक बेहतर भविष्य के लिए। सही। उम्मीद है ये जानकारी हमारे श्रोताओं के लिए उपयोगी साबित हुई होगी। और जाने से पहले श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज हमने फ्रांस में बच्चों को टेक्नोलॉजी के बुरे असर से बचाने के लिए बने कानून की बात की जी। और चीन में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ऊर्जा की समस्या सुलझाने की भी बात की। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि विकास और मानवता के बीच सही संतुलन क्या है। बहुत अच्छा सवाल है। क्या टेक्नोलॉजी हमेशा समाधान है
या कभी-कभी हमें मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए टेक्नोलॉजी पर सीमाएं भी लगानी पड़ती हैं? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। एक बेहतरीन सवाल। इसी विचार के साथ हम कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।